ट्रंप के न्यूक्लियर पावर प्लान के बारे में अब बात करेंगे। अमेरिका ने अपनी रक्षा और ऊर्जा नीति में एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अगली पीढ़ी का एक परमाणु रिएक्टर विशाल सैन्य विमान C-17 ग्लोब में लोड करके उसे कैलिफोर्निया से यूटा पहुंचा दिया है। यह आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर को किसी विमान में लोड किया जाए और उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन यह भविष्य की तैयारी है जो कि अमेरिका की तरफ से की जा रही है। उसने ऐसा कर दिया है। उसने C-17 ग्लोब मास्टर में परमाणु रिएक्टर को लोड करके कैलिफोर्निया से यूटा पहुंचाने की तैयारी की है और पहुंचाया है। यह सिर्फ तकनीकी परीक्षण नहीं है, बल्कि भविष्य का सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है कि अगर यहां से नहीं वहां से जरूरत पड़ती है, कैलिफोर्निया से नहीं यूटा से जरूरत पड़ती है, तो वहां पहले हम उस परमाणु रिएक्टर को पहुंचाएंगे और फिर उपयोग कर लेंगे। हालांकि ये कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश का हिस्सा बताया जा रहा है जिसमें अमेरिका की परमाणु ऊर्जा क्षमता को तेजी से आधुनिक बनाने की बात कही गई है। ये छोटा लेकिन बेहद आधुनिक परमाणु रिएक्टर मार्च रिजर्व बेस कैलिफोर्निया से उड़ा करके हेल एयर फोर्स बेस यूटा लाया गया है और अब इसे यूटा सैन राफेल एनर्जी लैब में जांच और परीक्षण के लिए रखा जाएगा। और यहां वैज्ञानिक ये देखेंगे कि क्या ऐसे रिएक्टर सैन्य ठिकानों को सीधे, सुरक्षित और लगातार बिजली दे सकते हैं। सरल शब्दों में समझे तो अमेरिका अपनी सेना को अपनी बिजली देना चाहता है जो बाहरी ग्रिड या डीजल सप्लाई पर निर्भर ना हो, उसे वही वो चीज मिल जाए जो उसे चाहिए, निर्भरता कम हो जाए। यूएस नेवी के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाले युद्धपोतों का दुनिया का सबसे बड़ा बेड़ा है और इसमें मुख्य रूप से जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है और सबमरीन है वो इसमें शामिल है। 1975 के बाद से निर्मित सभी अमेरिकी वाहक परमाणु ऊर्जा से चलते हैं। हालांकि पहले के परमाणु क्रूजर अब सेवा में नहीं है। न्यूक्लियर पावर से चलने वाले अमेरिका के युद्धपोत कौन से हैं, चलिए वो आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है निमिट्ज क्लास का, जिसकी संख्या 10 है। रिएक्टर इसके 2 हैं और इसकी जो सर्विंग एयर है वो 50 है, सेवावती। उसके बाद आता है जेराल्ड R-4 क्लास का। नई पीढ़ी के कैरियर, एडवांस रडार और लॉन्च सिस्टम, कम ऑपरेटिंग लागत है इसकी। न्यूक्लियर सबमरीन भी उसके पास बहुत सारी है। ओहियो क्लास, ये न्यूक्लियर मिसाइल कैरियर है जो कि स्ट्रेटेजिक डिटरेंस की रीढ़ मानी जाती है। इसके बाद अटैक सबमरीन कौन कौन सी है? वर्जीनिया क्लास, मल्टी रोल सबमरीन, स्टील्थ और एडवांस सेंसर। सी वोल्फ क्लास अत्यधिक घातक, गहरी और समुद्री ऑपरेशन क्षमता रखती है। अब न्यूक्लियर पावर की खासियत क्या है वो जानिए। महीनों तक बिना ईंधन बदले इसका संचालन किया जा सकता है। अगर किसी इलाके में बिजली नहीं है, किसी क्षेत्र में बिजली नहीं है, कहीं पर सुविधा नहीं है, तो इससे काम चलाया जा सकता है। हाई स्पीड और लॉन्ग रेंज मिशन में इसका उपयोग किया जा सकता है। फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता पूरी तरीके से घटाई जा सकती है। बिजली चाहिए तो इसका इस्तेमाल होगा, फ्यूल चाहिए तो इसका इस्तेमाल होगा, यानी ऊर्जा का सारा स्रोत ही यही होगा। लेकिन अमेरिका को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये युद्ध की तैयारी है? और आज की सेना सिर्फ टैंक और बंदूक से नहीं चलती है, बल्कि आधुनिक सैन्य अड्डों में रडार सिस्टम होते हैं, मिसाइल डिफेंस होते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, ड्रोन कंट्रोल सेंटर होता है और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम चलते हैं। और इन सबको 24 घंटे लगातार भारी मात्रा में बिजली चाहिए। अब बिजली चाहिए तो उसकी आपूर्ति भी कहीं से होनी चाहिए। रूस और यूक्रेन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यही बात आती है कि उनके ऊर्जा संयंत्रों को नुकसान पहुंचाया गया है। क्यों? क्योंकि उसे ऊर्जा संयंत्रों से काट करके उसके युद्ध लड़ने की क्षमता को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अमेरिका ये नहीं चाहता कि उसके साथ भविष्य में हो, इसीलिए उसने तैयारी पहले शुरू कर दी है। अगर युद्ध या संकट के समय में बिजली ग्रिड ठप हो जाए या दुश्मन सप्लाई लाइन काट दे तो सैन्य ठिकाने कमजोर पड़ सकते हैं और जनरेटर के दम पर चीजें चल सकती है। लेकिन ऐसे में छोटा, सुरक्षित परमाणु रिएक्टर सेना को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कई आदेश जारी कर चुके हैं जिनमें अमेरिका की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने, नियमों को आसान करने और नए रिएक्टर्स के परीक्षण को तेज करने की बात कही गई है। उनका कहना है कि परमाणु ऊर्जा ही वो सोर्स है जो आने वाली तकनीकी दुनिया
खासकर एआई और हाईटेक डिफेंस सिस्टम को स्थिर बिजली दे सकता है। प्रशासन का यह भी दावा है कि यह कदम अमेरिकी ऊर्जा प्रभुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को मजबूत करेगा। इसके साथ रक्षा विभाग ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें साझा की, जिनमें रिएक्टर को C-17 ग्लोबमास्टर विमान में लोड करते हुए दिखाया गया है। आधिकारिक तौर पर इसे ऊर्जा, सुरक्षा और सैन्य मजबूती का कदम बताया जा रहा है, लेकिन ऐसे समय में जब अमेरिका की कई देशों में तनातनी चल रही है, रक्षा ठिकानों को स्वतंत्र ऊर्जा स्रोत देना रणनीतिक दृष्टि से एक बड़ा संकेत भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आदेश तक जारी कर दिए। उन्होंने इसे अगले 25 साल में 300% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अभी से उनका टारगेट सेट हो गया है। ट्रंप ने पिछले साल व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में इससे जुड़े आदेश पर हस्ताक्षर तक कर दिए थे और कहा भी था कि अब वक्त न्यूक्लियर एनर्जी का है और हम इसका प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं। ट्रंप ने उस दौरान कुल 4 आदेशों पर साइन किए थे और इनमें परमाणु रिएक्टर्स की मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करना, न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन में सुधार करना, 4 जुलाई 2026 तक 3 रिएक्टर चालू करना और इस तकनीक के औद्योगिक आधार में निवेश को बढ़ावा देना शामिल था। ये 4 आदेश थे। ट्रंप ने अपने आदेश में ऊर्जा और रक्षा विभाग को बंद पड़े हुए न्यूक्लियर प्लांट्स को तक दोबारा शुरू करने के आदेश जारी किए थे और साथ ही जो संघीय सरकार है उसकी जमीन पर नए रिएक्टर बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए कहा गया था। इनमें अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं वो भी शामिल होंगे। अमेरिका बिजली की खपत के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। सबसे ज्यादा खपत होती है बिजली की यहाँ पर। अब अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में अमेरिका में कुल 4200 टेरावाट ओवर बिजली की खपत की गई थी। टेरावाट ओवर यानी औसतन रोजाना 11.5 टेरावाट आवर बिजली की खपत हुई थी। अब चीन बनाम अमेरिका ये बिजली की खपत इतनी ज्यादा करते क्यों है, जरा जानिए। चीन ने कितना किया 2025 में 10.4 ट्रिलियन। इनका आंकड़ा तो और भी ज्यादा था। अमेरिका ने इस दौरान 4.2 ट्रिलियन KWH इतनी बिजली खपाई है। अब खपत के जो प्रमुख कारण है वो क्या है, वो जरा जान लीजिए। चीन का जो सबसे बड़ा वजह है वो है उद्योग सबसे बड़ा चालक है, जिसमें ईवी, सोलर पैनल, बैटरी निर्माण किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वो सबसे ज्यादा बना रहे हैं इस वक्त। अमेरिका में क्या होता है, डेटा सेंटर्स की सबसे ज्यादा डेटा सेंटर्स में जरूरत पड़ती है बिजली की। घर, व्यवसाय में इलेक्ट्रिक हीटिंग और साथ ही साथ परिवहन में आवश्यकता पड़ती है। तो ये मुख्य वजह है जिसकी वजह से इतना ज्यादा बिजली का खपत यहां पर होता है। अब वर्तमान में अमेरिका की कुल बिजली का 19% हिस्सा परमाणु ऊर्जा से आता है और ये 2023 में 775 टेरावाट आवर था। अगर ट्रंप का प्लान सफल हो जाता है तो देश की 1/3 बिजली परमाणु ऊर्जा से पैदा होगी। आप ये जान लीजिए। और अमेरिका यही करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका में जो एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जरा उनके बारे में मैं आपको बता दूं। जो कुल सक्रिय न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनकी संख्या 54 है और ये सभी कमर्शियल रूप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसके अलावा कुल सक्रिय रिएक्टर यूनिट्स 94 ऑपरेटिंग रिएक्टर यूनिट्स है। ये 54 प्लांट्स के भीतर काम कर रहे हैं। तैयारी बड़ी है और अब जो शिफ्टिंग की गई है वो और भी ज्यादा बड़ी तैयारी है। इस सब में सबसे ज्यादा रिएक्टर इलिनॉय राज्य में है और इनकी संख्या 11 है। पिछले कुछ सालों में प्राकृतिक गैस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे रास्ते विकल्प के चलते कुछ रिएक्टर्स को हालांकि बंद किया गया था। दुनिया के एनर्जी पॉलिटिक्स में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जिस सेक्टर पर दशकों तक अमेरिका और फ्रांस का दबदबा रहा, अब आज चीन ने ऐसा झंडा गाड़ा है कि पूरी दुनिया हैरान है। पूरी दुनिया चाहती है कि चीन को पीछे छोड़ दे। और ये बदलते हुए वक्त की तस्वीर है, ये बदलती हुई तकनीक की तस्वीर है, ये वैश्विक वर्चस्व की कहानी की तस्वीर है।
ऊर्जा के जिस अहम क्षेत्र में अब तक अमेरिका और फ्रांस को सुपर पावर माना जाता था, वहां अब चीन ने सबको पछाड़ करके रख दिया है। चीन ने न्यूक्लियर एनर्जी के मोर्चे पर ऐसी छलांग लगाई है जिसने पूरी ग्लोबल एनर्जी स्ट्रेटजी को हिलाकर रख दिया है। एक के बाद एक परमाणु रिएक्टर, रिकॉर्ड समय में निर्माण, लागत में भारी कटौती, यही चीन का नया हथियार है। तेजी से आगे बढ़ रहा है चीन, कोई माने या ना माने, लेकिन अमेरिका अपने आप को पीछे महसूस कर रहा है, इसलिए उसे भी चीन से आगे निकलने की होड़ लगानी है। चीन ने परमाणु ऊर्जा के मामले में दुनिया के सभी देशों को पछाड़ करके पहला स्थान हासिल कर लिया है और वर्तमान में चीन के पास दुनिया की सबसे ज्यादा परमाणु इकाइयां हैं और उससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन भी कर रहा है। और अभी तक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका और फ्रांस का बोलबाला था, लेकिन अब चीन परमाणु ऊर्जा प्रशासन की जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पहली बार चीन परमाणु ऊर्जा के समग्र पैमाने के मामले में दुनिया का अग्रणी बन गया है। चीन के पास कितने परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं, ये जानिए। चीन दुनिया में परमाणु ऊर्जा का सबसे तेजी से विस्तार कर रहा है और इसके यहाँ पर कुल परमाणु इकाइयां 102 है। परिचालन रिएक्टर की अगर बात करूं तो 55 से 58 से अधिक। निर्माणाधीन रिएक्टर अभी भी 29 से 30 है। निर्माणाधीन क्षमता कितनी है? 33.65 गीगावाट। इसमें वैश्विक हिस्सेदारी दुनिया में निर्माणाधीन परमाणु रिएक्टर का लगभग 50%, सोचिए 50% सिर्फ चीन के पास। और 2035 का लक्ष्य क्या उसका कि इसको 200 गीगावाट क्षमता तक लेकर के जाना है। लगभग 150 नए परमाणु रिएक्टर उसे खड़े करने, ये 102 की संख्या 150 पहुंचानी है उसे। नतीजा साफ है कि अब चीन की पनबिजली, डीजल और पेट्रोल पर निर्भरता तेजी से घटने लगी और ये तमाम देश ये जानते हैं कि हमेशा फॉसिल पर निर्भर नहीं रह सकते। एक दिन वो खपत हो जाएगी उनकी, खत्म हो जाएंगे वो, और आपको कुछ नया ढूंढना होगा, नया खोजना होगा। और ये वही नयापन है जो चीन ने सबसे पहले तेजी से छलांग लगाते हुए निकाला बाहर। अब अमेरिका उसके पीछे पीछे। जहां दुनिया ईंधन संकट से जूझ रही है, वहीं चीन भविष्य की बिजली आज ही तैयार कर चुका है। कुछ देशों ने पहले परमाणु रिएक्टर संचालित किए थे, लेकिन वर्तमान में उनके पास कोई परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालित नहीं है। और कुछ उन देशों की अगर बात करें तो इसमें इटली ने 1990 तक अपने सभी परमाणु स्टेशन को बंद कर दिया। 1987 की जनमत संग्रह के कारण इटली ने अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद किया था। लिथुआनिया ने 2009 में अपने परमाणु स्टेशन को बंद कर दिया क्योंकि वो खतरनाक आरबीएम के रिएक्टर का इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा कजाकिस्तान ने 1999 में परमाणु ऊर्जा को समाप्त कर दिया था, लेकिन संभवतः 2035 तक जनमत संग्रह के तहत इसे फिर से शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है। वहीं जर्मनी ने 1960 से लेकर के 2023 में अपनी चरणबद्ध नीति के पूरा होने तक परमाणु संयंत्रों का संचालन किया। ऑस्ट्रिया की बात करती हूं, जहां पर ज्वेंटेनडॉर्फ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और बात फिलीपींस की भी करते हैं जहां पर बाटान परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ऑस्ट्रिया और फिलीपींस ने अपने पहले परमाणु संयंत्रों का उपयोग कभी शुरू नहीं किया और ये पूरी तरीके से निर्मित थे, उसके बावजूद वो उपयोग नहीं कर पाए। ट्रंप के दौर में C-17 से पहली बार परमाणु रिएक्टर को हवा में ले जाना अमेरिका की उस रणनीति का ऐलान है जिसमें ताकत, टेक्नोलॉजी और डर तीनों का समावेश है, तीनों को परोसा गया है। वॉशिंगटन दुनिया को साफ बता रहा है कि अब न्यूक्लियर सिर्फ जमीन या पनडुब्बी तक सीमित नहीं है, ये मोबाइल है, ये तैनात होने लायक है और तुरंत इस्तेमाल के काबिल भी है। उसने दुनिया को ये बताया है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आप सिर्फ एक जगह से, एक ही जगह नहीं, आप इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके भी कर सकते हैं, ये अमेरिका ने बताया है। और इस कदम का सीधा मतलब ये कि चीन और रूस को सीधी चेतावनी है कि ऊर्जा के नाम पर सैन्य वर्चस्व और वैश्विक संतुलन को अपनी शर्तों पर मोड़ने की कोशिश है। अमेरिका कह रहा है कि हम सिर्फ जवाब नहीं देंगे, हम पहले से तैयार हैं। और सवाल ये नहीं है कि रिएक्टर क्यों उड़ाया गया, सवाल ये है कि अगला संदेश आखिरकार किसके लिए निकल करके सामने आया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।